जय हिंद। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, हम लोग इस वीडियो में उन तमाम प्रश्नों को करने वाले हैं जिन्हें यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी में पूछे जाने की संभावना है। अभी तक हम लोगों ने 21 क्लास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज ये हमारा क्लास नंबर 22 है, यानी ये 22 नंबर वीडियो है जिसमें हम लोग 244 प्रश्नों को यानी 244 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल से किया है। आज का ये वीडियो जो है इसमें हम लोग 245 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। साथियों, लगभग 500 प्रश्नों का ये सीरीज है हमारा। इसके जस्ट समाप्त होते ही हम लोग यूपी टेट के लिए जो यूपी बोर्ड में किताबें चलती हैं 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी किताबों के चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। देखिए, इससे क्या है कि आप जब लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बनता है और कोई खास बात नहीं। आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 245 नंबर प्रश्न। साथियों, प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 दिया गया है जो निकाय है और सूची 2 दिया गया है जो संबंधित भाग है। अब आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, निकाय का संविधान के भाग से मिलान करना है कि कौन से निकाय किस भाग में है। एक तरफ पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समिति और अधिकरण है और दूसरे तरफ भाग दिए गए हैं। तो साथियों, आपको बताना है कौन सा भाग किससे मिलेगा। अब आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है सुमेलित करिए और बताइए। अभी तक आप लोगों ने प्रश्नों को सुमेलित कर लिया होगा। साथियों, आइए हम देखते हैं कौन सा भाग किससे किस निकाय से सुमेलित होगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पंचायत की अगर हम बात करें, पंचायती राज की, तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए, ये भाग 9 में दिया गया है। किस में? भाग 9 में। वहीं अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की तो मेरे भाई यह भाग 9A में दिया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग 9A में। वहीं अगर हम बात करें सहकारी समिति की तो सहकारी समितियों के बारे में साथियों भाग 9B में यानी भाग 9ख में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अधिकरण की, ठीक है ना, अधिकरण की बात करें साथियों तो यह आपके भाग 14A में दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A नगरपालिका और 97वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9B सहकारी समितियों को जोड़ा गया। मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन एक है, लेकिन उस क्वेश्चन में कितना आंसर आपको मिल रहा है, कई क्वेश्चन के बराबर आंसर मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि एक क्वेश्चन में आपको लगभग 10 प्रश्न उत्तर मिल रहे हैं अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा। तो पहली बात तो आपको ये जानकारी हुआ, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। फिर वहीं जब 74वें संविधान संशोधन हुए तो वहां नगरपालिका को 9A में जोड़ा गया। वहीं साथियों 97 जब संविधान संशोधन हुआ तो सहकारी समितियों को जोड़ा गया 9B में, ठीक है ना। और भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरणों का उल्लेख है। मेरे भाई, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान का भाग 4A है साथियों, वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, जो आर्टिकल 51A में दिया गया है, अनुच्छेद 51A में दिया गया है। यानी भारतीय संविधान भाग 4A जो है वो मौलिक कर्तव्य से है, जो अनुच्छेद 51A में है। वहीं अगर हम बात करें साथियों, वहीं भाग 18 में साथियों आपातकालीन उपबंध की चर्चा की गई है। तो ये आपको जरूरी फैक्ट है, वो याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरत संधि से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यह है साथियों कि सूरत की संधि 1775 का संबंध किस युद्ध से है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है
कि सूरत की संधि होती है 1775 में। तो क्वेश्चन के भीतर ही आपको एक प्रश्न मिला और उसका उत्तर भी मिल गया कि सूरत की संधि कब हुई, तो 1775 में। अब ये तो प्रश्न के अंदर प्रश्न का उत्तर था। अब आइए प्रश्न के विकल्प पे और रियल जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूरत की संधि का संबंध किस युद्ध से है। अब एक दूसरा प्रश्न है। अभी तक आपने जान लिया कि सूरत की संधि 1775 में हुई। अब आपको ये बताना है कि इसका संबंध किस युद्ध से है। बताइए। विकल्प ए कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प बी कह रहा है मेरे भाई प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, विकल्प सी कह रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और डी कह रहा है बक्सर का युद्ध। मेरे भाई आप जानते चलिए यहाँ कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है ना, उस सूरत संधि का संबंध इसी युद्ध से है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह संधि मराठा पेशवा पद के दावेदार रघुनाथ राव और बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई थी। इसी संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, जो 1782 में सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद की संधि, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलाहाबाद की संधि होती है साथियों 1765 में। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में होती है, उसका संबंध बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, इसलिए इसका संबंध बक्सर के युद्ध के साथ है। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। वहीं मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है मेरे भाई। तो देखिए, आपको एक प्रश्न में कई प्रश्न मिल रहे हैं। एक तो ये प्रश्न आपको मिला, दूसरा ये प्रश्न मिला, दो प्रश्न। साथ में आपने ये भी जाना 1782 में सालाबाई के संधि के समाप्त। तो एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्न में समझाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मकसद ये है कि आपको वही पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ साझा किया जाए, बिना कहीं घुमाए, बिना कोई। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ है कि आपको पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम खराब किया जाए। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है 247, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। मेरे भाई, हाई कोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। कथन एक कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल 28 उच्च न्यायालय हैं, मतलब हाई कोर्ट है। कथन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले कथन पे हम चलते हैं। कथन सी कह रहा है मेरे भाई कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। और कथन डी कह रहा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देता है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए मेरे भाई, आपने सभी कथनों को पढ़ा, तो इसमें एक कथन जो है विकल्प बी, वह बिल्कुल ठीक है, सत्य है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए है क्या साथियों, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है ना। सवाल ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकती है, तो 5 प्रकार की। ध्यान रखेंगे, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, इसीलिए एक कथन आपका गलत था, उसमें 28 पूछा गया, लेकिन वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों का संबंध राष्ट्रपति से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। न्यायाधीशों, जो भी न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या फिर त्यागपत्र हो, दोनों का संबंध राष्ट्रपति से होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ना, वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कब बना मेरे भाई, 1862 में।
वहीं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो प्रयागराज, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? प्रयागराज में, जिसका पूर्व में नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। चूंकि आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और आप बताएंगे कि वायु दाब पेटियों के संदर्भ में डोलड्रम्स कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, वायु दाब पेटियों के संदर्भ में डोलड्रम्स कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवों के पास, विकल्प बी कह रहा है कर्क और मकर रेखा के पास, विकल्प सी कह रहा है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक, विकल्प डी कह रहा है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच। तो मेरे भाई दाब पेटी के संदर्भ में अगर हम बात करें डोलड्रम्स की, तो मेरे भाई विकल्प सी आपका सही हो जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक यह पाया जाता है। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक गर्मी के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ हवा की गति बहुत कम होती है और वातावरण शांत रहता है। इसी शांत क्षेत्र को डोलड्रम्स कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डोलड्रम्स किससे कहते हैं? तो मेरे भाई भूमध्य रेखा के पास जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ हवा की गति बहुत कम हो जाती है और वातावरण शांत रहता है, इसी शांत क्षेत्र को डोलड्रम्स या विषुवतीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी ध्यान रखिए। अश्व अक्षांश जो कहाँ होता है साथियों? 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों को कहा जाता है अश्व अक्षांश, ठीक है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 249 और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताइए, इनमें से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? क्या वह लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लीटन है, चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड कर्जन है? मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में, साथियों कब? 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया, जिसने समाचार पत्रों पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटा दिया। इससे भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों के विकास को बल मिला, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट जारी किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी जान लीजिए। अगर हम बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की, तो साथियों यह 1878 में आया। लॉर्ड लीटन ने इसे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। किसने लाया? लॉर्ड लीटन ने लाया। किस लिए लाया? तो भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपते थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अगर वहीं हम बात करें लॉर्ड रिपन की, तो मेरे भाई इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न के भीतर कई प्रश्न हैं और कई उत्तर हैं, बस ज़रूरी है ध्यान से आप पढ़ें, समझें। देखिए, उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा। अभी आप यहाँ बैठेंगे, 2 मिनट ये वीडियो देखे, 2 मिनट किसी और चैनल पे गए, मेरे भाई इस तरह से आपका टाइम खराब होगा और कुछ हासिल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो ये मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा आपके सामने, ना मैं आपके बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कभी कभी कुछ चीज़ें मोटिवेशन के लिए जाननी ज़रूरी होती है। मेरे भाई, मेरा अनुभव है, यूपी टेट क्वालिफाई हूँ, पेपर 1 2 सी टेट क्वालिफाई हूँ, रीट क्वालिफाई हूँ, एस टेट क्वालिफाई हूँ। वर्तमान में पिछले 6 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा भाई देखिए, एक्सपीरियंस है मेरा ये। आप कई चैनल को स्विच करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, भटक जाएंगे, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, फिर कहीं पता चलेगा मोबाइल में कोई रील आ जाएगा और रील देखते स्क्रॉल करते आपका कब समय ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
सोशल मीडिया के दौर में मेरे भाई जब कहीं पढ़ाई हो रहा हो तो स्थिर टिक करके वहाँ देखिए, वहाँ बैठिए और टिक करके पूरे वीडियो को देखिए। आप ये मान के देखिए कि हमको बस देखना है, बहुत कुछ उससे आपको हासिल हो जाएगा। स्विच करिएगा कभी चैनल, यहाँ कभी वहाँ, कभी इस टीचर को कभी इस टीचर को, तो मेरे भाई भटक जाइएगा। किसी एक टीचर से पढ़िए, एक या दो से। देखिए आप, मैं नहीं कहता आप मेरे से पढ़िए, किसी और से भी पढ़िए। एक टीचर से नहीं, दो टीचर से, तीन टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये नहीं 2 मिनट यहाँ देख लिए, 2 मिनट वहाँ देख लिए, ना आप उनसे पूरा पढ़े, ना हमसे पूरा समझे, ना उनसे, तो मेरे भाई आप भटकाव में रहेंगे। ऐसे मत करिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप काम कर रही हैं घर पे, तो आप ऐसा नहीं कि हाँ अब घर पे समय नहीं मिल रहा है तो फिर अलग तरह के बहाने नहीं। मेरे देखिए, जो भी बहनें हैं देख रही हैं, जो भी लोग हैं देख रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप मोबाइल को लगाइए और कान में हेडफोन, अगर हेडफोन नहीं अलाउ है या आपके पास नहीं है तो उसे हैंड फ्री करके पढ़िए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फैमिली होगी जो आपको पढ़ने पे प्रतिबंध लगाए, पढ़ने पे डांटे। देखिए आप लोग किचन में हैं, मोबाइल को चालू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, आटा गूंथते रहिए, पढ़ते रहिए, रोटी बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्जी काटिए, पढ़ते रहिए। देखिए जो भी बहन या भाई देख रहे हैं, जिंदगी संघर्ष है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगा। इधर से उधर भागेंगे, रील देखेंगे, टाइम पास करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें, तो अभी तो आराम मिलेगा मेरे भाई, जिंदगी फिर बाद में आपको आराम नहीं देगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 250 पे चलते हैं। 250 नंबर प्रश्न है। मेरी बातें अगर आपके दिल में कहीं भी तकलीफ पहुंचाए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है, अगर अभी आप आराम करेंगे तो ज़िंदगी भर आप परेशान रहेंगे। चाहे वो आप महिला हों, चाहे आप पुरुष हों, दोनों के लिए हम कह रहे हैं। तो आप जिस अवस्था में हैं, जहाँ हैं, मोबाइल चालू करिए। अभी तो सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट की कमी नहीं है, ज़रूरी है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें ये जानने की। कई बार इतना सारा कंटेंट आपके पास होता है, आपको समझ ही नहीं आता हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो मेरे भाई एक चीज़ को ध्यान से टिक के पढ़िए, एक ही को बार बार पढ़िए, यही पास होने का मूल मंत्र है। देखिए प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए। जो जीवाश्म ईंधन है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? क्या वह आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है या पतालीय चट्टान है? बताइए। देखिए अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके भी बताते रहें। इससे क्या होता है, पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। हो सकता है आप काम में व्यस्त हैं, कमेंट नहीं कर सकते, तो ध्यान से उसको पढ़िए, एक बार दो बार देखिए, समझिए। ठीक है। देखिए विकल्प बी सही है, अवसादी चट्टान है जिसमें जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टानों का निर्माण परतों के जमा होने से होता है और इन परतों के बीच प्राचीन पौधों और जीवों के अवशेष दब जाते हैं, जो करोड़ों वर्षों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। वहीं बात करें अग्नेय चट्टानों की, तो अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि वे अत्यधिक गर्म लावा से बनती है। कौन सी चट्टानें? अग्नेय चट्टान। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें ग्रेनाइट और बेसाल्ट की, तो ध्यान से समझिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। सवाल पूछा गया है, यूपी टेट में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ग्रेनाइट किस चट्टान के उदाहरण है या बेसाल्ट किस चट्टान के उदाहरण है? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, अग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। वहीं अगर हम बात करें संगमरमर और हीरा, तो यह कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन करिए, समझिए, दिमाग में, दिल में, जहां बैठे वहां बैठा लीजिए। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, यह आपके गुप्त काल के संबंधित प्रश्न है। गुप्त काल के दौरान विषयपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बताइए। जो गुप्त काल का दौर था उस समय विषयपति यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? क्या वह प्रांत का राज्यपाल होता था, उसके लिए विषयपति का प्रयोग होता था, या जिले का प्रधान, या ग्राम का मुखिया, या सेना का सेनापति? बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिले का जो प्रधान होता था उसके लिए
विषयपति शब्द का प्रयोग होता था गुप्त काल के दौरान। मेरे भाई ध्यान से समझिए इस बात को। गुप्त साम्राज्य कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था, ठीक है ना। साम्राज्य देश या भुक्ति प्रांत में बांटा था, ठीक है ना। जो साम्राज्य था उसे देश या भुक्ति प्रांत में बांटा गया था, जिसका प्रमुख उपरीक होता था उस, ठीक है ना। प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे उपरीक कहते थे। भुक्ति विषय जिले में बांटी थी, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था, ठीक है ना। जिले के जो प्रधान होते थे उन्हें विषयपति कहते थे, और जो साम्राज्य या देश या भुक्ति का जो प्रधान होता था उसे उपरीक कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। देखिए मेरे भाई, यह आपके एनसीईआरटी के किताब से लिया गया प्रश्न है। कहाँ से लिया गया प्रश्न है? एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न लिया गया है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। यह सीटेट में बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं प्रश्न। आपके यूपी टेट के लिए तो है ही है, खासकर सीटेट में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। गुप्त काल में जिला मुख्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, पुस्तपाल किसे कहते थे? तो गुप्त काल में जिला मुख्यालय के जितने अभिलेख थे उनको सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 252 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत समुद्री जलधारा का उदाहरण है? क्या वह ब्राजील का धारा है शीत समुद्री जलधारा का उदाहरण, या क्यूरोसियो का धारा है, या फिर मेरे भाई कनारी धारा है, या गल्फ स्ट्रीम है? तो ध्यान से समझिए, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कनारी धारा। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनने वाली एक ठंडी जलधारा है, और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। शेष तीनों विकल्प यानी ब्राजील, क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम यह गर्म जलधारा के उदाहरण है, ना कि ठंडी जलधारा के। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, ब्राजील, क्यूरोसियो और गल्फ स्ट्रीम यह गर्म जलधारा है। वहीं साथियों कनारी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है मेरे भाई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे भी आप जान लीजिए। बात करें अगर पेरू यानी हम्बोल्ट धारा की, तो साथियों यह प्रशांत महासागर की एक प्रसिद्ध ठंडी धारा है, जो अल नीनो को प्रभावित करती है। किसको? अल नीनो को प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होती हैं, जैसे कनारी धारा से सहारा मरुस्थल प्रभावित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह है फाइनेंस कमीशन से संबंधित प्रश्न, और प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है? क्या वह आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 280 है यानी 280 है, अनुच्छेद 312 है, या अनुच्छेद 360 है? तो मेरे भाई बात करें अगर वित्त आयोग की, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी टैक्स के बंटवारे से संबंध में सिफारिश देना होता है। मेरे भाई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस आईपीएस से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 312। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें साथियों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी जी थे। ध्यान रखेंगे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। वहीं अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न अष्टप्रधान से संबंधित है, और प्रश्न ये कह रहा है कि अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासक के प्रशासन की विशेषता थी? क्या वह राजा कृष्णदेव राय थे, अकबर थे, शिवाजी महाराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, वह विकल्प सी हो जाता है, यानी शिवाजी महाराज थे, ठीक है ना। ये शिवाजी महाराज ने प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों का एक परिषद बनाया, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा जिसे प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था, पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था। अष्टदिग्गज की अगर हम बात करें साथियों, तो यह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 प्रसिद्ध
तेलुगु कवि थे। कौन से कवि थे? तेलुगु। वहीं बात करें सुमंत की तो मेरे भाई शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। आप बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण, ओजोन परत का बचाव, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या मरुस्थलीकरण को रोकना। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ध्यान रखेंगे आप लोग, 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि को स्वीकार किया गया था। कब यह हुआ था? तो 1997 में। 1997 में साथियों जापान में एक शहर है क्योटो, वहीं पे इस संधि को स्वीकार किया गया था और इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित यह था। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करना। मेरे भाई कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रोटोकॉल है, उसको भी आप जान लीजिए। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मेरे भाई, यह वियना में हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। वहीं रामसर सम्मेलन जो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, रामसर सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और वहीं साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हुआ? आपके क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? क्या वह बांदा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, सोनभद्र है? तो मेरे भाई विकल्प सी सही है, ललितपुर। अच्छा, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोग ललितपुर से हैं? जरा थम करके बताइए कितने लोग ललितपुर से हैं। देखिए विकल्प सी सही है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन ललितपुर जिला यूरेनियम के सीमित भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ तांबा और रॉक फास्फेट भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। सोनभद्र, यहाँ कोयला, सिंगरौली क्षेत्र और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं मिर्ज़ापुर की बात करें तो यहाँ का सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर निर्माण कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए तो अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सवाल है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, मौलवी अहमद उल्लाह, लियाकत अली या अजीमुल्लाह खान? बताइए। देखिए भाई इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी यानी मौलवी अहमद उल्लाह। कहाँ से? फैजापुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति का। मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने फैजाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। साथियों वहीं लियाकत अली की हम बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नेतृत्व किया था। वहीं अज़मुल्लाह खान की बात करें तो नाना साहेब के सलाहकार थे। वहीं अगर हम बिहार से बात करें साथियों तो बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो ये 1857 के कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका क्या कारण है? दो तरह के बात आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। पहला, सौर मंडल के किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, और लाल ग्रह कहते हैं तो इसका कारण क्या है, क्यों कहते हैं? अब ऑप्शन ए कह रहा है कि शुक्र को लाल ग्रह कहते हैं इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। विकल्प बी कह रहा है मेरे भाई कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि आयरन और ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। सी कह रहा है कि हम शनि को लाल ग्रह कहते हैं वलयों के कारण। और विकल्प डी कह रहा है कि हम बृहस्पति को लाल ग्रह कहते हैं
अत्यधिक द्रव्यमान के कारण। तो मेरे भाई आपका विकल्प बी सही हो जाता है। लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, और मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है मंगल ग्रह पे, इसलिए विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए साथियों, है क्या, मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग जैसा तत्व की प्रचुरता है। मतलब मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, जिससे उसकी धूल और चट्टानें लाल दिखाई देती हैं, इसलिए मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी ध्यान रखेंगे। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है ना, मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। वहीं बात करें साथियों ओलंपस मेंस की, तो मंगल पर स्थित हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसे ओलंपस मेंस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या वह भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, या फिर भाग 9 है? बताइए। देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात कही गई है। वहीं भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा है। साथियों, भाग 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और न्यायोचित है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पहला लिखित दस्तावेज था जिसे 1215 में इंग्लैंड के राजा ने जारी किया था। ठीक है ना, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। साथियों, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, यानी 32 आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या वह कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है? तो मेरे भाई, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो विकल्प सी यानी कृष्णा नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाले बांधों में से एक है। ठीक है ना साथियों, ध्यान रखिए आप लोग, इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। साथियों, अगर हम बात करें हीराकुंड बांध की, तो यह महानदी पर स्थित है जो कि ओडिशा में है। वह भारत का सबसे लंबा बांध है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें साथियों, तो वह कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, गुप्तकालीन प्रशासन में अष्टकुल अधिकरण का संबंध किससे था? 8 गांवों का समूह, स्थानीय स्तर पर न्याय करने वाली एक संस्था होती थी, या 8 प्रकार के करों का समूह, या गुप्तचरों का एक विशेष दल? किसे अष्टकुल कहा जाता था गुप्तकालीन प्रशासन में? बताइए। साथियों, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी स्थानीय स्तर पर न्याय करने वाली एक संस्था होती थी जिसे गुप्तकालीन प्रशासन में अष्टकुल कहा जाता था, अष्टकुल अधिकरण कहा जाता था। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए मेरे भाई, गुप्त काल में ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। अष्टकुल अधिकरण एक स्थानीय संस्था थी जिसमें गांव के बुजुर्ग और अनुभवी लोग शामिल होते थे, जो भूमि विवाद और छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करते थे। साथियों, गुप्त काल में जिला स्तर पर परिषद होती थी जिसमें नगर श्रेष्ठ यानी व्यापारी और सार्थवाह यानी काफिला प्रमुख शामिल होते थे। वहीं फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान बहुत नरम था। ये आपको ध्यान रखना है, फाहियान ने ऐसा
लिखा है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदी को रोकने का राजकोषीय उपाय है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदी को रोकने का राजकोषीय उपाय है? क्या ब्याज दरों में वृद्धि करना? विकल्प ए कह रहा है, विकल्प बी कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, सी कह रहा है करों की दरों में वृद्धि करना यानी टैक्स को बढ़ा देना, डी कह रहा है मुद्रा की आपूर्ति को कम करना। अब आप बताइए मंदी को रोकने का राजकोषीय उपाय क्या है? साथियों इसका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार राजकोषीय नीति के तहत सरकारी खर्च बढ़ा देती है, जैसे सड़कें, पुल बनवाना। इससे बाजार में पैसा पहुंचता है, लोगों को रोजगार मिलता है और मांग यानी डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना। विकल्प ए और डी मौद्रिक नीति आरबीआई के हिस्से हैं, यानी जो विकल्प ए था और डी था वो मौद्रिक नीति यानी आरबीआई के हिस्से हैं। ठीक है ना, ए मंदी के नहीं। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीति इसे वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो तैयार करता है राजकोषीय नीति। वहीं मौद्रिक नीति इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार करता है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय नीति कौन? वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो है तैयार करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न यह है कि सूची 1 दिया गया है जो सांस्कृतिक उत्सव है और सूची 2 दिया गया है जो संबंधित राज्य है। अब आपको बताना है कौन सा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। एक तरफ है लोसार, एक तरफ है केरल, एक तरफ है ओणम, एक तरफ है लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, एक तरफ है उगादी, दूसरे तरफ है असम, एक तरफ है बिहू और दूसरे तरफ है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब आप बताना है आपको कि कौन सा मिलान सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा मिलान सही होगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम इन त्योहारों और राज्यों की बात करें तो ध्यान से समझिए, जो लोसार त्यौहार है, लोसार उत्सव है, वह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला एक उत्सव है। वहीं अगर हम बात करें साथियों ओणम की, तो यह केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, उत्सव है। वहीं अगर हम बात करें साथियों उगादी की, तो यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक उत्सव है, त्यौहार है। वहीं अगर हम बात करें बिहू की, तो साथियों यह एक असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, आपको ध्यान रखना है, असम का प्रसिद्ध उत्सव है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। लोसार, बात करें लोसार की साथियों, तो तिब्बती बौद्धों का एक 9 वर्ष उत्सव है। ओणम केरल का एक फसल उत्सव है जिसमें नौका दौड़ होती है। वहीं उगादी की बात करें साथियों, तो जो उगादी है वो दक्षिण भारत का 9 वर्ष है। और वहीं बिहू की बात करें तो बिहू असम का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी ध्यान रखिए साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में, तो साथियों जो हॉर्नबिल महोत्सव है वह नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, उत्सव है। वहीं बात करें छठ पूजा की, तो साथियों बिहार का सबसे प्रमुख महापर्व है जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। भगवान सूर्यदेव की उपासना होती है, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दी जाती है और इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। साथियों आज का वीडियो यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक। बाकी आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके सीरियल बाय सीरियल आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।